तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 21 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 55 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या जाना था, तो आपको बताया गया था कि झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत 4 तरह के राजवंश देखने को मिलते हैं। पहला है झारखंड का मुंडा राज, दूसरा है छोटानागपुर खास का नागवंश, तीसरा है पलामू का रक्सेल वंश, चौथा है सिंहभूम का सिंह वंश। तो झारखंड का मुंडा राज के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हम लोग सूतिया पाहन के बारे में जानते हैं कि जो रीसा मुंडा है या फिर जो रीता मुंडा है, इनके द्वारा जो झारखंड में मतलब कि मुंडाओं का ये किया गया था, उनको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद रीसा मुंडा जो है वो सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक घोषित करता है, और जो नव स्थापित राज्य है इसका नाम सूतिया पाहन के नाम पे ही सूतिया नागखंड कर देता है। फिर हम लोग जानते हैं कि जो आपका सूतिया पाहन है, तो सूतिया पाहन के समय जो इसका राज्य था सूतिया नागखंड, इसमें टोटल 7 गढ़ यानी कि 7 प्रमंडल एक तरह से समझो, और 21 परगना यानी कि एक तरह से समझो 21 ठो जिला हुआ करते थे उस टाइम का, है ना। इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो है मदरा मुंडा वो आपका अंतिम मुंडा राजा होता है, उसका नाम है मदरा मुंडा। इसके बाद हम लोग छोटानागपुर खास का नागवंश के बारे में पढ़ते हैं, और नागवंश में हम लोग जो है वो टोटल 10 से 12 जो है राजा मेन इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें तो पहले राजा की बात करते हैं फनी मुकुट राय, और फनी मुकुट राय के समय जो राजधानी था वो आपका सुतियांबे था, है ना। फनी मुकुट राय के बाद आता है आपके कुछ समय के लिए मुकुट राय और कुछ समय के लिए मदन राय। तो मुकुट राय और मदन राय को हम लोग ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद 3rd नंबर जो आता है वो है आपका मतलब कि प्रताप राय। प्रताप राय के बारे में केवल इतना पॉइंट याद रखिएगा कि प्रताप राय जो है वो अपना राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित कर दिया था, बस इतना ही याद रखिएगा प्रताप राय के बारे में। और प्रताप राय के शासनकाल में ही पलामू का किला बना था, बस इतना ही याद रखना है। प्रताप राय के बाद हम लोग जो है भीमकर्ण के बारे में पढ़ते हैं, और भीमकर्ण के बाद हम लोग जो है शिवदास कर्ण के बारे में पढ़ते हैं। शिवदास कर्ण के बाद हम लोग फिर जो है प्रताप कर्ण के बारे में पढ़ते हैं। ऊपर हम लोग प्रताप राय के बारे में पढ़े थे, और यहाँ हम लोग प्रताप कर्ण के बारे में पढ़े। प्रताप कर्ण के बाद राजा जो है वो बनता है छत्रकर्ण। छत्रकर्ण के बाद राजा राम शाह बनता है, राम शाह के बारे में पढ़े। राम शाह के बाद है आपका यदुनाथ शाह, इसके बारे में पढ़े। यदुनाथ शाह के बाद है शिवनाथ शाह, तो हम लोग शिवनाथ शाह के बारे में पढ़े थे। और शिवनाथ शाह के बाद आपके आते हैं उदयनाथ शाह, तो उदयनाथ शाह के बारे में भी हम लोग पढ़े। उसके बाद आपके नेक्स्ट राजा है वो है श्याम सुंदर शाह, तो फिर हम लोग श्याम सुंदर शाह के बारे में पढ़े। तो कहने का अर्थ है इधर टोटल 3, फिर इधर 3 3 3 6, और इधर 3 9, और 9 और इधर 12। तो टोटल जो है हम लोग अगर नागवंशी राजाओं की बात करें तो टोटल हम लोग जो है वो 12 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। 12 राजा अगर आपको नाम पता है तो झारखंड में जो छोटानागपुर खास वाला क्षेत्र है जहाँ पे आपका रहता है राजवंश मतलब नागवंश, तो ये नागवंश वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको दिक्कत अब नहीं होगा। इसके अलावा देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जो आपका हम लोग देखें कि इसमें जो है पहला अगर राजधानी की बात करते हैं तो वो आपका सुतियांबे होता है, जबकि अगर नागवंश की अंतिम राजधानी की बात करें तो वो आपका रातूगढ़ होती है, ठीक ना। तो 7 गो राजधानी और 7 गो राजा का भी नाम आपको एकदम पता होना चाहिए। टोटल 12 गो राजा हैं, लेकिन जो राजधानी जो परिवर्तन किया था या फिर जिसके समय राजधानी इंपॉर्टेंट था वो टोटल 7 गो है, उसके बारे में याद होना चाहिए। जैसा फनी मुकुट राय के समय सुतियांबे, प्रताप राय के समय चुटिया, भीमकर्ण के समय खोखरा, दुर्जन शाह के समय दोईसा, यदुनाथ शाह के समय पालकोट, जगन्नाथ शाह के समय पालकोट भैरव, और उदयनाथ शाह के समय रातूगढ़ आपका जो है वो राजधानी होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अगर हम लोग देखें 55 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से सतरंजी जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे है यहाँ पर स्थानांतरित किया था। तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे, और हम लोग पिछले क्लास में ही हम लोग ये पता चला था हम लोगों को कि एक जो है मतलब कि एक राजा है जिसका नाम क्या था, तो उस राजा का नाम जो है वो राजा का नाम था ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव। तो हम लोग जानते हैं कि ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव जो है वो बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र होते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। केवल ये याद रखिएगा कि जो ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव है ये अपनी राजधानी दोईसागढ़ से स्वर्णरेखा नदी के नज़दीक में सतरंजी में स्थापित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐनीनाथ शाहदेव जो है वो अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से सतरंजी जो कि स्वर्णरेखा नदी के जस्ट किनारे में था वहाँ पे इसको स्थापित किया था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नागवंशी शासक जो ऐनीनाथ शाहदेव है
यही 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर जो रांची में है इसको बनाया था। इसके अलावा हम लोग एक पॉइंट और भी जानते हैं कि जो आपका हटिया बाज़ार है वो हटिया बाज़ार ठाकुर एनीनाथ साहदेव ने ही बसाया था, ठीक है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने हटिया बाज़ार को बसाया था? तो अभी हम लोग जानते हैं ठाकुर एनीनाथ साहदेव जो है, एनीनाथ साहदेव नहीं, सॉरी, ठाकुर एनीनाथ साहदेव भी इसका नाम है। तो एनीनाथ साहदेव ने ही रांची में जो है वो हटिया बाज़ार का स्थापना किया था, मतलब उसको बसाया था हटिया बाज़ार। और एनीनाथ साहदेव जो है वही आपका 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाता है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा गलत जो है मिलान है? तो हम सभी को पता है कि नागवंशी के बारे में हम जब भी पढ़ेंगे तो टोटल जो है वो 7 गो राज्य और राजधानी और 7 इसके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर पहले नंबर की संस्थापक की बात करें तो वह है आपका फनी मुकुट राय, और फनी मुकुट राय के समय जो राजधानी है वो सुतियांबे है, यानी कि ए जो है वो सही है। सेकेंड है आपका चुटिया आता है, सेकेंड आपका राजधानी चुटिया आता है, और चुटिया का जो राजधानी है, चुटिया जो है राजधानी ये प्रतापकर्ण के समय में आता है। थर्ड जो राजधानी है वो आपका खोखरा, और खोखरा जो है वो भीमकर्ण के शासनकाल में आता है। तो खोखरा जो है थर्ड नंबर में है। फोर्थ नंबर की बात करें तो वो है आपका दोईसा, और दोईसा जो है वो दुर्जन शाह के समय में आता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। पाँचवा जो है आपका है पालकोट, और छठा है पालकोट भैरव। तो पाँचवा है पालकोट, और पाँचवा जो पालकोट है ये आपका यदुनाथ शाह के समय में आता है। उसके बाद छठा है आपका पालकोट भैरव, और पालकोट भैरव जो है वो जगन्नाथ शाह के शासनकाल में आता है। तो पालकोट भैरव जगन्नाथ शाह के शासनकाल में आता है। वहीं अगर 7वें नंबर की राजधानी की बात करें तो वो है अंतिम राजधानी होती है, वो है रातूगढ़, और रातूगढ़ जो है वो आपका यदुनाथ शाह के समय में आता है, ठीक है ना। किसके समय में? तो यदुनाथ के समय में आता है। यदुनाथ नहीं, मतलब उदयनाथ, सॉरी, यदुनाथ शाह के समय में तो पालकोट रहता है राजधानी, जबकि उदयनाथ शाह के समय में रातूगढ़ राजधानी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रातूगढ़ जो है किसके शासनकाल में रहता है राजधानी? तो उदयनाथ शाह के समय में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो शरणनाथ शाह है ये ऐसा कोई नाम ही नहीं था राजा में, शरणनाथ शाह करके, है ना, इसलिए इसको हम लोग भूल जाइए। तो आई होप अब आपको दिक्कत नहीं होगा। पहला राजधानी सुतियांबे था फनी मुकुट राय के समय में, अंतिम राजधानी रातूगढ़ था उदयनाथ शाह के समय में। सेकेंड नंबर में चुटिया, थर्ड नंबर में खुकरा, फोर्थ नंबर में दोईसा, 5 नंबर में पालकोट, और छठा नंबर में पालकोट भैरव, और 7वां नंबर में रातूगढ़। इतना याद रखिएगा बस, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि छोटानागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं है? तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ऑप्शन नंबर ए प्रतापकर्ण तो यहाँ पे शासक रहा है भाई, प्रतापकर्ण रहा है, प्रताप राय भी रहा है। विराटकर्ण की बात करते हैं तो विराटकर्ण भी यहाँ पे शासक रहता है, विराटकर्ण शासक रहता है ना, तो नहीं, विराटकर्ण नहीं रहता है, विराटकर्ण शासक जो है वो नहीं रहता है झारखंड में। नहीं, हम गलत बताएं, सॉरी। हम लोग जानते हैं कि जब सल्तनत काल चल रहा था तो सल्तनत काल में जो है लोधी वंश जब चल रहा था तो लोधी वंश के समकालीन 3 नागवंशी जो है राजा रहते हैं। एक तो आपके प्रतापकर्ण, ठीक है, दूसरा विराटकर्ण, और तीसरा है छत्रकर्ण। ये तीनों जो है वो लोधी वंश के समकालीन राजा होते हैं। वहीं अगर विक्रमकर्ण की बात करें तो ये विक्रमकर्ण कोई नागवंशी राजा नहीं होता है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए 12 को जो राजा है नागवंशी राजाओं में उसका लिस्ट आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है ना, वो वाला याद हो जाएगा। और इसके अलावा देखिएगा कि हम लोग जब लोधी वंश की बात करते हैं, लोधी वंश के समकालीन प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण ये तीनों राजा होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं 59 की, कि पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो देखिए अभी तक हम लोग क्षेत्रीय राजवंश पे 2 कंप्लीट कर लिए, एक है झारखंड का मुंडा राज और दूसरा छोटानागपुर खास का नागवंश। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर का, वो है आपका पलामू का रक्सेल वंश। तो पलामू में 2 वंश चलता है, एक है आपका पलामू में रक्सेल वंश और दूसरा है पलामू में चेरो वंश। तो जब भी आपका जिक्र होगा पलामू में तो पलामू में 2 वंश चलता है, एक आपका है चेरो वंश और एक आपका रक्सेल वंश। तो चेरो वंश और रक्सेल वंश इन दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो
तो सबसे पहले देखिए कि पलामू में सबसे पहले जो है वो आपका रक्सेल वंश आता है, और चेरो जो है वो रक्सेलों को रिप्लेस करके फिर वहाँ पे रक्सेल के बाद चेरो वंश आता है। तो पलामू में पहले रक्सेल वंश आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था। ऑप्शन है चेरो वंश, नाग वंश, सिंह वंश और रक्सेल वंश। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाग वंश है, हम लोग जाने कि ये आपका छोटानागपुर खास क्षेत्र में नाग वंश चला था, और इसमें टोटल 12 राजा आते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पलामू में 2 ठो वंश आता है, एक आपका रक्सेल वंश और दूसरा है चेरो वंश। पहले रक्सेल वंश आता है, फिर रक्सेल वंश को रिप्लेस करके चेरो वंश आता है पलामू में। वहीं अगर हम लोग अगर सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में एक वंश चलता है जिसका नाम है सिंह वंश। तो सिंहभूम में सिंह वंश चलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपका सिंहभूम में सिंह वंश चलता है, इसका भी 2 ठो शाखा है। तो सिंह वंश का 2 शाखा है, ठीक है ना। दोनों शाखा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो पलामू में सबसे पहले जो क्षेत्रीय राजवंश था वो आपका रक्सेल वंश था। तो प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल जो है वो खुद को स्वयं को राजपूत कहते थे, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रक्सेल है, तो रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। और रक्सेलों की भी 2 शाखाएं थी, एक है आपका देवगन और एक है आपका कुणेलवा था। तो रक्सेलों का भी, ये अगर हम लोग रक्सेलों की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्सेल। और रक्सेल का भी 2 ठो शाखा था, ठीक है ना, कितना, तो 2 ठो। एक शाखा था आपका देवगन और दूसरा शाखा था आपका, केस याद रखिएगा, कुणेलवा। तो एक था आपका देवगन जो है वो हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए थे, जबकि जो कुणेलवा वो आपका चतरा और पांकी से होकर आए थे। ये याद हो ना हो, केवल इतना याद रखिएगा कि रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, इतना याद रखिएगा। और रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुणेलवा में किले का निर्माण कराया था तथा अपनी राजधानी जो है उसको घोषित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका पता चल गया है कि पलामू में सबसे पहले रक्सेल वंश आता है, और रक्सेल वंश को रिप्लेस करके फिर आपका चेरो वंश आता है। और रक्सेल वंश का भी 2 ठो ब्रांच रहता है, एक आपका देवगन और एक आपका कुणेलवा, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। रक्सेल वंश जो है वो स्वयं को क्या मानते थे, तो ये स्वयं को मतलब खुद को राजपूत मानते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ। तो रक्सेलों का जो पलामू में आगमन हुआ था, इसके बारे में बताया गया था ना कि रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुआ था। तो राजपूताना क्षेत्र से आए थे ये लोग, रोहतासगढ़ होते हुए आपके पलामू वाले रीजन में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या जो है वो सर्वाधिक थी। 4 ऑप्शन है, पहाड़िया, गोंड, खरवार और कोरवा। तो इससे पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब मतलब कि बताया जा रहा है कि कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की जो है महत्वपूर्ण जनजातियां थी जो कि पलामू वाले क्षेत्र में निवास करती थी। कौन कौन, कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवाल। कहने का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहाड़िया, खरवार, कोरवा, गोंड, ये सभी लोग उस समय रहते थे, किसान भी था उस समय। तो ये सभी जनजाति वहाँ पे जब रक्सेलों का शासन चल रहा था तो उस समय पलामू वाले क्षेत्र में निवास करती थी। लेकिन इनमें से खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक जो थे वो प्रताप धवल थे। लेकिन ये चारों में से भी सबसे ज़्यादा जो है वो कौन जनजाति था, तो वो आपका खरवार जनजाति था सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक। और खरवार जनजाति के अगर हम लोग देखें तो इसके शासक का नाम है प्रताप धवल। तो PD से याद रखिएगा, प्रताप धवल। तो प्रताप जो धवल है ये आपका खरवारों के राजा होते हैं, प्रताप धवल, ठीक ना। तो पलामू में जब रक्सेल वंश चल रहा था तो उस समय पलामू में खरवार जो जनजाति है ये सबसे अधिक होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से किस वंश ने रक्सेलों को अपदस्थ किया था। यानी कि रक्सेलों को रिप्लेस कौन सा वंश करता है, तो हम लोग पता होना चाहिए कि ये चेरो वंश होते हैं जो कि इनको अपदस्थ कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, बताया गया था आपको कि रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरो ने इन्हें अपदस्थ किया।
तो ये जो है चेर इनको 16वीं शताब्दी में इनको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो पलामू का जब हम लोग चेरो वंश की बात करते हैं तो इसमें जानते हैं हम लोग कि चेरों ने रक्सेलों को पराजित करके यहाँ पे अपना राज्य यहाँ पे स्थापना की थी। और इस वंश का अगर स्थापना की बात करें तो वो 1572 ईस्वी में किया गया था। तो चेरो वंश का स्थापना 1572 में, 1572 यानी कि 16वीं शताब्दी में किया गया था। और चेरो वंश का अगर राजा की बात करें तो वह है आपके भागवत राय। कौन है? तो भागवत राय है। भागवत याद कीजिएगा, भागवत राय। तो पलामू में जो आपका चेरो वंश थे, तो चेरो वंश का राजा कौन था? तो वो आपका भागवत राय था, और यही आपका चेरो वंश का स्थापना करता है। पलामू में 2 वंश याद रखिएगा, एक है आपका रक्सेल वंश और एक है आपका चेरो वंश। रक्सेल वंश में कोई भी राजा के बारे में नाम नहीं याद रखना है, लेकिन पलामू का चेरो वंश के बारे में जो है वो आपको कम से कम 4 गो राजा का नाम याद रखना पड़ेगा। एक है आपका भागवत राय जो कि चेरो वंश का स्थापना करता है 1572 ईस्वी में पलामू वाले रीजन में रक्सेलों को रिप्लेस करके। दूसरा राजा है आपका साहेब राय, तीसरा राजा है आपका रंजीत राय, चौथा राजा है आपका जयकृष्ण राय। तो ये 4 गो राजा है, भागवत राय, साहेब राय, रंजीत राय और जयकृष्ण राय। ये चारों राजा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 कि रक्सेलों ने पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक कौन थे? तो अभी आपको बताया गया था प्रताप धवल जो है वो रक्सेलों के जो है पलामू वाले क्षेत्र है यहाँ पे खरवार जनजाति के ये शासक थे। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो हम सभी को पता है भागवत राय जो है वो चेरो वंश की स्थापना करता है 1572 ईस्वी में। फिर है क्वेश्चन नंबर 66 कि चेरो वंश की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो हम सभी को पता है चेरो वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय के द्वारा किया गया था। और चेरो वंश जो है वो पलामू में आपका राज करता है, और ये रक्सेलों को रिप्लेस करके चेरो वंश वहाँ पर शासन करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहानदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, भागवत राय के बारे में हमको पता चल गया कि ये जो भागवत राय है ये आपका चेरो वंश का स्थापना करता है 1572 ईस्वी में। दूसरा राजा है आपका साहेब राय, और साहेब राय के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो साहेब राय था वो बहादुर शाह, उसके बाद जहानदार शाह, उसके बाद फर्रुखसियर, इन तीनों का वो समकालीन था। तो जो आपका साहेब राय है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्नलिखित में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? अभी आपको बताया गया था कि जो साहेब राय है ये आपके बहादुर शाह, जहानदार शाह और फर्रुखसियर इन तीनों के समकालीन था। उसके बाद आता है साहेब राय के अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो वो आता है आपका रंजीत राय। तो साहेब राय के बाद राजा बनता है रंजीत राय, और रंजीत राय जो है वो साहेब राय का ही उत्तराधिकारी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब कि रंजीत राय। ऑप्शन नंबर सी रंजीत राय ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, रंजीत राय के शासन काल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार जो है वो पलामू आता है? तो जब रंजीत राय का शासन चल रहा होता है ना, तो पहला पॉइंट रंजीत राय के बारे में जाने कि रंजीत राय जो है वो साहेब राय का जो है वो उत्तराधिकारी था। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि जो रंजीत राय है इसके शासनकाल में बिहार का जो मुगल सूबेदार था जिसका नाम है सर बुलंद खां, वो पलामू आता है। तो रंजीत राय के शासनकाल में ही बिहार का मुगल सूबेदार सर बुलंद खां यानी कि ऑप्शन नंबर बी सर बुलंद खां जो है वो पलामू आता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। रंजीत खां से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है, और उस फैक्ट को देखिए कि रंजीत राय जो है इन्होंने सर बुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी में अपने अधिकार क्षेत्र में इसको रखा था, टोरी को। तो सर बुलंद खां से रंजीत राय जो है वो टोरी वाला क्षेत्र जीत लेता है और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 बनता है आपका कि रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोरी क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था, और इसको जो है वो 1722 ईस्वी तक, तो 1722 ईस्वी तक जो है वो अपने कब्जे में रखता है। आगे देखिए अभी बताया गया है क्वेश्चन नंबर 71 कि टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहता है? तो हम सभी को पता है जो टोरी वाला क्षेत्र है ये रंजीत राय मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से जीतता है, और इस क्षेत्र को जो है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1722 ईस्वी तक अपने कब्जे में रखता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अभी तक हम लोग पलामू में चेरो वंश में देखते हैं 3 गो राजा के बारे में, भागवत राय, साहेब राय और रंजीत राय, इन तीनों के बारे में देख लिए हैं। अब देखिए जो है नेक्स्ट राजा वो बनता है जयकृष्ण राय। तो जयकृष्ण राय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा किया? तो आपको पता होना चाहिए
कि जो है जयकृष्ण राय जो है वो रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जयकृष्ण राय। ठीक है ना, जयकृष्ण राय जो है वो रंजीत राय का हत्या कर देता है और वो फिर पलामू वाले क्षेत्र में जाकर वो कब्जा कर लेता है। जयकृष्ण राय के बारे में और भी 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, और वो पॉइंट ये है कि 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5,000 रुपये सालाना कर वसूल किया था। तो 1730 में एक घटना आता है कि बिहार का जो सूबेदार फर्रुखदौला है वो जयकृष्ण राय से 5,000 रुपये टैक्स लेता है। फिर 1733 में अलीवर्दी खां जो है वो बिहार का मुगल सूबेदार बनता है। तो 1733 में अलीवर्दी खां बिहार का मुगल सूबेदार बनता है और इसने जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा जो है सुंदर सिंह को दे दिया था। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रंजीत राय का हत्या करके जयकृष्ण राय वो है आपका पलामू का चेरो वंश का शासक बनता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कि बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूला था। तो अभी आपको बताया गया था कि जो 1730 ईस्वी में ही बिहार का सूबेदार रहता है जिसका नाम है फर्रुखदौला। ये जो फर्रुखदौला है वो मतलब कि चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5,000 रुपये सालाना कर वसूलता है। कितना? तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपये जो है वो कर वसूला था। तो हम सभी को पता है 5,000 रुपये कर वसूला था। अब देखिए 1733 में फिर एक घटना होता है, अभी बताया गया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1730 का भी घटना हम लोग जान गए हैं। आपका फर्रुखदौला और जयकृष्ण के बीच में क्या हुआ था, 5,000 रुपये वाला जो टैक्स लिया था फर्रुखदौला, वो जान गए हैं। इसके अलावा 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनने के बाद जो अलीवर्दी खां है वो चेरो राजा यानी कि जयकृष्ण राय से कितने रुपये जो है सालाना मालगुजारी निर्धारित कर देता है। तो वो जो है 1733 ईस्वी में जो है मुगल सूबेदार बनता है अलीवर्दी खां और वो जयकृष्ण राय पे 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये भी 5,000 रुपये ही है। ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और इसको जो है आपको ये पता होना चाहिए कि 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो है बिहार का मुगल सूबेदार बनता है और इसने जयकृष्ण राय पे 5,000 रुपये वार्षिक कर जो है वो निर्धारित कर देता है और इस कर को वसूलने का जो अधिकार है वो टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दे देता है। आगे देखिए 1740 में एक और घटना होता है कि 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया। तो 1740 में फिर एक घटना होता है कि 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने जयकृष्ण राय पे 5,000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया। तो 3 पॉइंट याद रखना है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 पॉइंट याद रखना है, एक है 1730 में, उसमें भी जयकृष्ण राय पे 5,000 रुपया टैक्स लगा, लेकिन ये लगाया मुगल सूबेदार बिहार का सूबेदार फर्रुखदौला ने। 1733 में फिर जयकृष्ण पे 5,000 रुपया टैक्स लगा, लेकिन अबर लगाया अलीवर्दी खां ने। 1740 में फिर जयकृष्ण राय पे 5,000 रुपया टैक्स लगा, लेकिन इस बार लगाया कौन, तो जैनुद्दीन खां ने। तो 3 ठो अलग अलग नाम आपको याद रखना है, 1730, 1733, 1740 में। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चेरो राजा के ऊपर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो अभी आपको बताया गया था कि 1740 ईस्वी में बिहार का मुगल सूबेदार बनता है जैनुद्दीन खां और वो जयकृष्ण राय पर टैक्स लगा देता है 5,000 रुपये। उसके बाद देखिए जैनुद्दीन खां जो है, तो जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खां ने, जैनुद्दीन खान का जो सैन्य अधिकारी होता है जिनका नाम है हिदायत अली खां, उसने पलामू के चेरो राजा जो कि जयकृष्ण राय था इसके ऊपर आक्रमण कर देता है और यह मुगलों के द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जैनुद्दीन खां है, इसी जैनुद्दीन खान का जो सैन्य अधिकारी होता है वो होता है आपका हिदायत अली खां। कौन, तो हिदायत अली खां। तो ये हिदायत अली खां जो है वो चेरो राजा जयकृष्ण राय पे हमला कर देता है और ये जो है ये चेरो राजा जयकृष्ण राय पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति होता है हिदायत खां। इसके बाद मुगलों की ओर से चेरो राजाओं पे कोई किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जा रहा है
कि चेरों राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां वो कौन था? तो अभी आपको बताया गया था हिदायत खां जो है वो जैनुद्दीन खां का एक सैन्य अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात की जा रही है कि इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का जो है वो ग्रंथ है। तो अभी जो है आपका हम लोग पलामू के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि पलामू में पहले जाने हम लोग रक्सेल वंश, फिर हम लोग जाने चेरो वंश। चेरो वंश में 4 गो राजा के बारे में जाने, भागवत राय, साहेब राय, रंजीत राय और जयकृष्ण राय, इन चारों के बारे में हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग ये भी जाने कि जो है वो 1740 ईस्वी में बिहार का मुगल सूबेदार बनता है जैनुद्दीन खां, वो जयकृष्ण राय पे 5,000 रुपये टैक्स लगा देता है। फिर जैनुद्दीन खां का ही एक सैन्य अधिकारी होता है हिदायत अली खां, वो पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण कर देता है और ये मुगलों के द्वारा पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण जो है वो अंतिम आक्रमण होता है। इसके बाद जानते हैं 1750 से 1765 ईस्वी के बीच में पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र जो है वो प्रारंभ हो गया। इसी दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी में हम लोग जानते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कि जो है दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ भी उठाया था। तो यहाँ तक हम लोग जानते हैं पलामू का कहानी। तो पलामू में 2 वंश, एक है रक्सेल वंश, एक है चेरो वंश। पहले रक्सेल वंश, बाद में चेरो वंश। चेरो वंश में 4 गो राजा, बस यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद जो है आपका पलामू का रक्सेल वंश ये कंप्लीट हो जाता है। तो क्षेत्रीय राजवंश में 4 गो राजवंश है, 4 गो राजवंश में 3 को पढ़ लिए हैं। पहला झारखंड का मुंडा राज पढ़ चुके हैं, दूसरा छोटानागपुर खास का नागवंश पढ़ चुके हैं, तीसरा पलामू का रक्सेल वंश पढ़ चुके हैं। आप चौथा पढ़ेंगे सिंहभूम का सिंह वंश। तो सिंहभूम में जो है वो एक वंश चल रहा था जिसका नाम है सिंह वंश, और सिंह वंश का भी 2 गो शाखा रहता है, पहली शाखा और दूसरी शाखा, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानते हैं सिंह वंश के बारे में। तो सिंह वंश के बारे में बताया जाता है कि हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोगा के नाम पर ही हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है सिंहभूम के बारे में बताया जाता है, सिंहभूम में सिंह वंश चलता था ना। तो यहाँ बताया जाता है कि एक जनजाति है हो जनजाति। तो हो जनजाति के अनुसार ये बोला जाता है कि जो सिंहभूम का जो नामकरण है, तो हो जनजाति का जो कुल देवता है जिनका नाम है सिंहबोगा, इन्हीं सिंहबोगा के नाम पे ही जो है वो मतलब सिंहभूम उनका नाम पड़ा है। आगे देखिए सिंह वंश का ग्रंथ की बात करते हैं। तो सिंह वंश का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वंश प्रभा लेखन। तो सिंह वंश का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वंश प्रभा लेखन। यहाँ पे सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा और दूसरी शाखा के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इनमें से कौन एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो सिंहबोगा लेखन, सिंहभूम लेखन, सिंहकला लेखन, और चौथा है आपका वंश प्रभा लेखन। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वंश प्रभा लेखन, ये जो है वो सिंह वंश का एक ग्रंथ होता है। और इस ग्रंथ के अनुसार बताया जाता है कि जो सिंह वंश है ये 2 भागों में या मतलब कि 2 शाखाओं में विभाजित थी, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। पहले पहली शाखा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भूइयों और सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और 8वीं सदी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। तो 7वीं सदी के अंत में जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में भूइयाँ लोग और सरकों लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसके बाद इस वाले क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं, और फिर जो है वो 8वीं सदी यानी कि ऑप्शन नंबर डी 8वीं सदी के स्टार्टिंग में ही सिंह वंश की जो है पहली शाखा इसकी स्थापना कर देती है। अब देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंह वंश का 2 संस्थापक है, मतलब 2 गो शाखा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 81 नंबर क्वेश्चन कि सिंह वंश की पहली जो शाखा है इसके संस्थापक कौन है? तो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक जो है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है आपका कि सिंह वंश की जो पहली शाखा है इसके संस्थापक की बात करें तो वो आपका काशीनाथ सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया था। तो जो आपका सिंह वंश की पहली शाखा है, तो सिंह वंश की पहली शाखा में टोटल 13 गो राजा जो है वो शासन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी 13 राजाओं ने शासन किया था। आगे देखिए एक पॉइंट और बताया गया है इसमें कि प्रारंभ में इन राजाओं ने
छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। तो पहले ये तो नागवंशियों के अंडर ही रहते थे, लेकिन बाद में नागवंशियों का जब डिक्लाइन हो गया तो ये अपने आप को स्वतंत्र राजा मानने लगे। कौन लोग? तो जो है सिंह वंश की जो पहली शाखा है, इसकी जो राजाओं की बात की जा रही है। इसके 13 वो राजा थे, उनका नाम जानना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल याद रखिए कि सिंह वंश की जो पहली शाखा है इसमें टोटल 13 को राजा था। और सिंह वंश की पहली शाखा का अगर संस्थापक की बात की जाए तो वो आपका काशीनाथ सिंह था। इसके अलावा एक पॉइंट और भी जानिएगा कि पहली शाखा जो है वो पहली शाखा का जो शासन है वो लगभग 13वीं सदी के प्रारंभ तक वो विद्यमान रहती है। उसके बाद वो 13वीं सदी के बाद वो डिक्लाइन कर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वीं सदी के प्रारंभ तक ये चला था, उसके बाद ये डिक्लाइन कर जाता है। फिर यहाँ तक था आपका पहली शाखा का, जो कि सिंहभूम में सिंह वंश था। इसकी 2 शाखा है, तो पहली शाखा हम लोग पढ़ लिए हैं, जिसका संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। उसके बाद देखिए अब दूसरी शाखा की बात करते हैं। तो दूसरी जो शाखा है तो इसके बारे में बताया गया है कि जो दर्प नारायण सिंह है, तो दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। वहीं अगर हम लोग पहली शाखा की बात करें तो वो 8वीं सदी के प्रारंभ में उसका स्थापना होता है काशीनाथ सिंह के द्वारा, जबकि दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में होती है और वो दर्प नारायण सिंह के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई? तो अभी बताया गया था 1205 में इसकी दूसरी शाखा की स्थापना की गई थी दर्प नारायण सिंह के द्वारा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम सभी को पता है कि सिंह वंश की जो आपका दूसरी शाखा है इसका जो स्थापना है वो आपका दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया था आपका 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का जो है वो स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? पहले शासक के बारे में तो हम लोग जान गए हैं कि सिंह वंश का जो पहला जो है शासक वो दर्प नारायण सिंह है, यही जो है सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना भी करता है। इसके बाद देखिए सिंह वंश की जो दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा का पहला राजा दर्प नारायण सिंह और दूसरी शाखा का दूसरा राजा युधिष्ठिर होता है। कौन? युधिष्ठिर होता है, और ये 1262 से लेके 1271 तक शासन करता है तथा इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि युधिष्ठिर का मृत्यु हो जाता है। और युधिष्ठिर का मृत्यु हो जाने के बाद जो काशीराम सिंह है वो शासक बनता है। तो काशीराम सिंह जो कि सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक होता है, तो वो काशीनाथ सिंह जो है, सॉरी काशीनाथ नहीं, यहाँ पे है काशीराम है, वहाँ पे काशीनाथ था, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। चलिए दर्प नारायण सिंह के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि दर्प नारायण सिंह जो है वो 1205 से लेकर आपका 1262 तक ये शासन करता है दर्प सिंह। इसके बाद हम लोग याद कीजिएगा कि दर्प सिंह रिप्लेस करके सिंह वंश का जो दूसरा राजा बनता है युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जो है वो 1262 से लेके 1271 तक वो मतलब कि शासन करता है। कब से कब तक? तो 62 से लेके 1271 तक वो शासन करता है। फिर उसके बाद जो है युधिष्ठिर का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है काशीराम सिंह जो है वो दूसरी शाखा का राजा बनता है, काशीराम सिंह। और पहली शाखा का राजा काशीनाथ था, जबकि यहाँ पे काशीराम हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था? तो अभी आपको बताया गया था 1262 में ये सिंह वंश का शासन लेता है और 1271 तक वो शासन करता है। फिर देखिए युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बनता है? तो अभी आपको बताया गया था काशीराम जो है सिंह, ये सिंह वंश का शासन बनता है। तो काशीराम सिंह जो है वो सिंह वंश का शासक बनता है जब 1262 से लेकर 1271 तक युधिष्ठिर रहता है। फिर युधिष्ठिर का मृत्यु हो जाता है तो आपका काशीराम सिंह आता है। जबकि अगर हम लोग काशीनाथ सिंह की बात करें, यहाँ पे अगर नाथ रहता तो वो सिंह वंश की पहली शाखा का राजा हो जाता, संस्थापक। फिर देखिए काशीनाथ के बारे में बताया गया है कि काशीराम सिंह जो है ये महेंद्र पाल का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? तो महेंद्र पाल का उत्तराधिकारी था। यह परवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। तो काशीराम सिंह जो है वो मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। तो क्वेश्चन नंबर 89 पूछा जा रहा है
कांसी राम सिंह किसके समकालीन थे? तो ये आपके मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है 90 नंबर कि कांसी राम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो 90 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांसी राम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पे बनाई थी? तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि कांसी राम सिंह जो है वो बनाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बनाई एक एरिया का नाम है। तो कांसी राम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई थी। तो पोरहाट नामक एक नया राजधानी बनाया था, और किस रीजन में? तो आपका बनाई वाले रीजन में, बनाई एरिया में बनाई वाले क्षेत्र में पोरहाट नामक एक नया राजधानी बनाया था। कौन? तो काशीनाथ सिंह ने। काशीनाथ नहीं, मतलब कांसीराम सिंह ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81, कांसी राम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्नलिखित में से कौन आदमी है वो बैठा था? तो आपको पता होना चाहिए कांसी राम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह रहता है। तो कांसी राम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह जो है वो शासन करता है, और अच्युत सिंह के शासन काल में सिंह वंश की कुल देवी के रूप में पौरी देवी इसकी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो एक पॉइंट याद रखना है कि सिंह वंश की जो कुल देवी है उसका नाम है पौरी देवी। तो सिंह वंश की जो कुल देवी पौरी देवी है, इसका प्राण प्रतिष्ठा किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो आपका अच्युत सिंह के शासनकाल में ही हुआ था। और अच्युत सिंह कौन थे? तो ये कांसीराम सिंह के उत्तराधिकारी थे। कांसीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पे कौन बैठा? तो ऑप्शन नंबर सी, अच्युत सिंह बैठते हैं गद्दी पे। और अच्युत सिंह के बारे में एक पॉइंट याद रख लेना कि सिंह वंश की कुल देवी कौन थी? तो आपका पौरी देवी थी। और इसका जो है मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पौरी देवी का हुआ था कुल देवी के रूप में, वो अच्युत सिंह के शासनकाल में ही हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कि सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी ये याद रखिएगा। इसके ही शासनकाल में सिंह वंश की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम ये सिंह वंश का शासक बनता है। अर्जुन सिंह प्रथम, और इससे पहले त्रिलोचन सिंह, और त्रिलोचन सिंह से पहले अच्युत सिंह, और अच्युत सिंह से पहले कांसीराम सिंह, और कांसीराम सिंह से पहले आपका युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पहले आपका दर्पनारायण सिंह। ये है सिंह वंश का शासक बताता है दूसरी शाखा का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कि सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान के द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था? तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं ना कि जब अच्युत सिंह जो है वो अच्युत सिंह के बाद जो है राजा बनता है त्रिलोचन सिंह, और त्रिलोचन सिंह के बाद भी राजा बनता है अर्जुन सिंह प्रथम। ये सिंह वंश का शासक बनता है। और एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि जो अर्जुन सिंह प्रथम है ये एक बार बनारस की तीर्थ यात्रा से जब लौट रहे थे तभी इनको रास्ते में मुसलमान के द्वारा पकड़ लिया जाता है। कहाँ पे? तो पकड़कर इनको उड़ीसा कटक ले जाया जाता है। उसके बाद परंतु कुछ ही समय के बाद अपने 32 अनुयायियों के साथ इन्हें वापस राज्य लौटने की भी अनुमति दे दी जाती है। तो अर्जुन सिंह प्रथम जो है वो अर्जुन सिंह प्रथम से पहले त्रिलोचन सिंह, और त्रिलोचन सिंह से पहले अच्युत सिंह, और अच्युत सिंह से पहले कांसीराम, और कांसीराम से पहले युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से भी पहले दर्पनारायण सिंह जो है वो 1205 ईस्वी में राजा बनता है। जब 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना होती है तब। यहाँ तक पता चल गया अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 पूछा जा रहा है कि बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान के द्वारा अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान ले जाया जाता है? तो आपके कटक यानी कि उड़ीसा ले जाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है कि अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो ये वाला भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अर्जुन सिंह प्रथम जो है इसके बाद सिंह वंश का जो राजा है, तो अर्जुन सिंह के बाद सिंह वंश का जो राजा है वो जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो है वो शासक बनता है, और इस वंश का वो 13वां शासक रहता है। और इसके उत्पीड़न से आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए
कि सिंह वंश की जो पहली शाखा है इसमें भी टोटल 13 गो राजा होता है, जिनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। उसके बाद सिंह वंश की जो जो दूसरी शाखा रहती है इसमें भी टोटल 13 गो राजा रहता है, और जिसमें से आपको कम से कम 6-7 गो राजा, कम से कम 7 गो राजा का नाम आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है? अर्जुन सिंह प्रथम के बाद, तो वो अर्जुन सिंह प्रथम के बाद राजा है वो आपका जगन्नाथ सिंह द्वितीय राजा बनता है। और ये जो है वो 13वां नंबर का शासक बनता है। और इसी के ही शासनकाल में ये बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करता था, तो इसके उत्पीड़न से जो भूंइया जनजाति के जो लोग हैं वो लोग विद्रोह कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक पॉइंट और भी पता होना चाहिए कि जो है वो हम लोग जानते हैं कि जो जगन्नाथ सिंह जो है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो है वो सिंह वंश का कितना नंबर का शासक बनता है? तो आपका 13वां नंबर का शासक बनता है। और क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि निम्नलिखित में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? तो अभी आपको बताया गया था जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो है इसी के शासनकाल में इसके उत्पीड़न से तंग आकर जो भूंइया जनजाति के लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अर्जुन सिंह द्वितीय जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद हम लोग जानते हैं ना कि अर्जुन सिंह प्रथम जाने हम लोग, तो फिर हम लोग बाद में अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अर्जुन सिंह प्रथम के बाद राजा बनता है जगन्नाथ सिंह द्वितीय। फिर जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद जो है इसका बेटा रहता है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय का बेटा रहता है पुरुषोत्तम सिंह। वो पुरुषोत्तम सिंह जो है वो सिंह वंश का शासक बनता है। और पुरुषोत्तम सिंह के बाद उसका बेटा अर्जुन सिंह द्वितीय रहता है, वो राजा बनता है। यानी कि अर्जुन सिंह द्वितीय इसका दादाजी का नाम है अर्जुन सिंह प्रथम। तो अर्जुन सिंह प्रथम के बाद राजा बनता है जगन्नाथ सिंह द्वितीय, और जगन्नाथ सिंह द्वितीय का बेटा बनता है इसके बाद राजा, वो रहता है कौन? तो पुरुषोत्तम सिंह ये रहता है। और पुरुषोत्तम सिंह के बाद इसका बेटा अर्जुन सिंह द्वितीय ये फिर राजा बनता है। अब हम लोग अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में 2-3 को पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अर्जुन सिंह द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया था, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था, ठीक है ना। आगे देखिए विक्रम सिंह जो इसका चाचा रहता है अर्जुन सिंह द्वितीय का, तो विक्रम सिंह ने अपने क्षेत्रों को इससे मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया, और बाद में यही जो है वो सरायकेला राज्य भी बन जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्जुन सिंह द्वितीय जो है वो अपने चाचा को यानी विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर देता है, जिसको सिंहभूम पीर कहा जाता था। फिर जो विक्रम सिंह जो है वो अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार कर देता है, और इसकी जो राजधानी है वो सरायकेला को बना देता है। बाद में यही जो है वो सरायकेला राज्य बन जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो विक्रम सिंह जो है वो अर्जुन सिंह द्वितीय का जो चाचा है वो पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा बक्साई पीर पर कब्जा कर उस अपनी उत्तरी सीमा को विस्तारित करता है, और इसी प्रकार उसने उत्तर पूर्व में गम्हरिया व खरसावां पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, मानी कि कब्जा कर लिया था। फिर देखिए अर्जुन सिंह द्वितीय जो है, तो अर्जुन सिंह द्वितीय के बाद इसका जो उत्तराधिकारी है अमर सिंह था, तथा अमर सिंह के बाद जो है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ है वो सिंहवंश के गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग जाने कि मतलब कि जगन्नाथ सिंह द्वितीय पहले अर्जुन सिंह प्रथम के बाद इसका राजा बनता है जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद राजा बनता है इसका बेटा पुरुषोत्तम सिंह के बाद इसका राजा बनता है इसका बेटा अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा रहता है विक्रम सिंह, और अर्जुन सिंह द्वितीय के बाद जो है इसका उत्तराधिकारी अमर सिंह रहता है, और वो अमर सिंह राजा बनता है। और अमर सिंह के बाद जो है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जो है वो सिंह वंश की गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया था जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? तो ये जो है अर्जुन सिंह द्वितीय ये अपने चाचा यानी कि विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर देता है जिसको सिंहभूम पीर कहा जाता था। फिर बताया गया है क्वेश्चन नंबर अब 100 देखिए, विक्रम सिंह कौन था? तो विक्रम सिंह के बारे में बताया जाता है कि ये अर्जुन सिंह द्वितीय का ये क्या था? तो चाचा था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कि विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ बनाई? तो वो आपका सरायकेला को बनाया।
क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया। तो अभी आपको बताया गया था ना कि विक्रम सिंह जो है वो पटकुम राजा के शासित जो क्षेत्र है कांडू बक्साई तो कांडू तथा बक्साई पीर इन पे कब्जा करके अपनी उत्तरी सीमा को विस्तारित करता है और इसी प्रकार वो उत्तर पूर्व में गम्हरिया और खरसावां पर भी कब्जा कर लेता है। तो कांडू बक्साई और गम्हरिया इन तीनों के ऊपर वो तीनों को कब्जा कर लेता है विक्रम सिंह और अपने क्षेत्र में इसको मिला लेता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था पहले, सिंहभूम पीर। और सिंहभूम पीर में और भी इसको इसमें कोई भी क्षेत्र पर जो है क्षेत्र ऐड करके इसका राजधानी सरायकेला बना देता है। फिर देखिए अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था। तो अभी आपको बताया गया था अर्जुन सिंह द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो अमर सिंह था। फिर हम जानते हैं अमर सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहता है, तो वो रहता है आपका जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। तो अमर सिंह का उत्तराधिकारी जगन्नाथ सिंह चतुर्थ रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव कर दिया था। तो अब हम लोग जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के बारे में पढ़ते हैं और फिर ये अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो जो है आपका मतलब कि सिंहभूम का सिंह वंश ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंहभूम का जो सिंह वंश है ये हम लोग यहाँ तक पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो याद कीजिए कि जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ है ये किसका मतलब कि ये रहता है मतलब कि उत्तराधिकारी, तो वो रहता है अमर सिंह का। तो अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ राजा बनता है और जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के बारे में बताया जाता है कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल के समय में ही पोरहाट क्षेत्र में हो लोग एवं कोल जनजाति के लोगों ने उपद्रव मचाया था। तो हो एवं कोल जनजाति के लोगों ने उपद्रव मचाया था और हो जनजातियों के उपद्रव को काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटनागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह की मदद लेता है। किसका मदद लेता है, तो दर्पनाथ सिंह की मदद लेता है, परंतु हो आदिवासियों ने इसकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर देता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हो जनजातियों के साथ साथ कोल जनजातियों के द्वारा भी इस क्षेत्र में लगातार उपद्रव किया जा रहा था और कोल लड़ाका सिंहभूम क्षेत्र से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे। इसके बाद देखिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रण करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम वाले क्षेत्र में ही अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है। अब देखिए अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हो गया भैया, इसकी बात की जा रही है। तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट वाले क्षेत्र में जो है वो हो जनजाति और कोल जनजाति दोनों ने उपद्रव मचा दिया था। हो जनजाति को कंट्रोल में करने के लिए ये जो हो जनजाति है इस हो जनजाति को कंट्रोल में करने के लिए जो है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जो है वो छोटानागपुर खास के जो नागवंशी राजा है जिसका नाम है दर्पनाथ सिंह उसका मदद लेता है, परंतु इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद देखते हैं ये जो कोल जनजाति है ये भी बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहा था। तो कोल जनजाति के जो कोल लड़ाका है वो बहुत ज़्यादा लूटपाट कर रहे थे। तो इसी कारण जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जो है वो इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अंग्रेजों की सहायता लेता है और अंग्रेजों की सहायता लेता है। तो सबसे पहले 1767 ईस्वी में ही अंग्रेजों का जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। तो हो और कोल वाला कहानी समझ में आया। तो हो लोगों के कारण हो जनजातियों को दबाने के लिए ये नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह का हेल्प लेता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जबकि कोल जनजातियों को दबाने के लिए ये अंग्रेजों का सहायता लेता है और 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम वाले क्षेत्रों में हो जाता है। इसके बाद सारा जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, फिर हम लोग जो है पूरा बर्बाद हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हो एवं कोल, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 105 नंबर क्वेश्चन कि हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्नलिखित में से कहाँ के राजा की मदद मांगी। तो हो जनजाति को दबाने के लिए हम सभी को पता है कि ये छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह का वो मदद लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी। तो वो आपका दर्पनाथ शाह से मदद मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, उसको भी लोग नेग्लेक्ट कर देता है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ। तो हम लोग जानते हैं 1767 ईस्वी में प्रवेश हुआ और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1767 में प्रवेश करवाया गया आपका जो है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के द्वारा,
कि जो कोल जनजाति है वो इतना ज़्यादा विद्रोह कर दे रहा था, इतना ज़्यादा लूटपाट मचा दे रहा था कि इसको दबाने से लोग दब नहीं रहे थे, तो मजबूरन फिर उसको बुलवाना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ, क्यों प्रवेश हुआ उसके बारे में देखिए। अंग्रेजों द्वारा एक युद्ध जगन्नाथ चतुर्थ को पराजित करने के बाद। दूसरा ऑप्शन देखिए, अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने हेतु इस क्षेत्र में अपने अधिकारियों को भेजने के बाद। और तीसरा है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल जनजातियों कोल लड़ाकाओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मांगी गए मदद। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि ये जो हो और जो आपका कोल जनजाति है ये बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया था, जिसको दबाने के लिए जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ है वो अंग्रेजों का मदद मांगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 108 का। अब देखते हैं हम लोग, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि हम लोग झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे हैं ना, तो क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत हम लोग 4 को मेन राजवंश के बारे में कंप्लीट कर लिए हैं। एक है झारखंड का मुंडा राज, कंप्लीट हो गया। छोटानागपुर खास का नागवंश कंप्लीट हो गया। पलामू का रक्सेल वंश और चेरो वंश कंप्लीट हो गया। सिंहभूम का सिंह वंश दोनों शाखा ये भी कंप्लीट हो गया। पहला शाखा में भी 13 गो राजा, दूसरा शाखा में भी 13 गो राजा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका मानभूम जो अन्य राजवंश महत्वपूर्ण राजवंश की बात करते हैं, तो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में आपके तीन चार गो राजा रहते हैं, 3-4 और भी राजवंश हैं। जैसे कि मानभूम यानी कि धनबाद वाले क्षेत्र में मानवंश है, तो मानभूम यानी कि धनबाद वाले क्षेत्र में मानवंश है। रामगढ़ राज्य में आपका रामगढ़ राज्य भी देखने को मिलता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं रामगढ़ राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा था, इसका 6 गो राजधानी भी था। इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में हम लोग जो है वो 2 ठो राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। एक है आपका मानभूम में मानवंश और दूसरा है रामगढ़ राज्य के बारे में। और रामगढ़ राज्य का 6 गो राजधानी होता है और इसके जो है संस्थापक के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल से, ठीक है ना। तो मानभूम में जो मानवंश है ये आपका अन्य राजवंश के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अन्य राजवंश 2 को देखेंगे, एक है आपका मानवंश जो कि मानभूम वाले क्षेत्र में रहता है, दूसरा है रामगढ़ राज्य। तो सबसे पहले मानभूम के मानवंश के बारे में देखिए। तो 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख जो कि हजारीबाग में मिलता है वहाँ से, और 14वीं सदी में कवि गंगाधर के द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम के मानवंश की जानकारी मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया 109 कि इनमें से किससे मानभूम के मानवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8वीं सदी के दूध पानी जो शिलालेख है जो कि आपका हजारीबाग से मिला था उससे, और 14वीं सदी का जो गोविंदपुर शिलालेख है जो कि कवि गंगाधर के द्वारा लिखा गया था, इन दोनों से ये जानकारी मिलता है कि जो आपका मानभूम वाला क्षेत्र है यहाँ पे मानवंश के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ पे मानवंश जो है वो हुआ करता था, राज करता था। इसका शासन हजारीबाग मानभूम क्षेत्र जो कि धनबाद है यहाँ तक इसका विस्तारित था। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था। तो अभी आपको बताया गया था कवि गंगाधर ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है वो 10वीं शताब्दी में या 10वीं सदी में उभरा था। तो अभी आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि मानभूम वाला जो मानवंश है वो हजारीबाग और धनबाद वाले एरिया में विस्तारित था, और मान वंश के जो शासक होते थे वो बहुत ज़्यादा अत्यंत अत्याचारी होते थे, बहुत ज़्यादा क्रूर होते थे। और 10वीं सदी में ही प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा था। तो एक जो है आपका भूमिज स्वराज्य आंदोलन ये 10वीं शताब्दी में इन राजाओं जो मानवंश के जो राजा थे जो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत अत्याचारी राजा थे, इन्हीं के अत्याचारों से तंग आकर 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन जो है वो मानभूम के मानवंश के राजाओं के समय ही उभरा था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में बात करते हैं। 112 के बारे में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचायत को अपना आश्रय बना लिया था। तो इसके बारे में बताया गया है कि मान राजाओं ने सबर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर बहुत ही ज़्यादा घोर अत्याचार किया था, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति जो है वो मानभूम छोड़ के पंचायत क्षेत्र को अपना आश्रय बना लेते हैं। और पंचायत जो है वो मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था।
तो पंचेत जो है वो मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। और मानभूम का जो मान वंश चल रहा था, तो मान वंश के जो राजा थे बहुत ही अत्यंत अत्याचारी राजा थे, जिसके कारण 10वीं सदी में जो आपका भूमिज स्वराज्य आंदोलन भी इसी के राजवंश में जो है इसके अत्याचार के कारण उभरा था। इसके अलावा ये जो राजा थे, ये मान वंश के जो राजा थे वो सबर जनजाति पे, खास करके जो आपका महिलाएं लोग हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, जिसके कारण सबर जनजाति जो है वो आपका मतलब कि मानभूम क्षेत्र को छोड़कर वो पंचेत क्षेत्र में जाकर अपना आश्रय बना लेते हैं। और जो पंचेत क्षेत्र है वो आपका मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्न में से किस जनजाति ने मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण पंचेत क्षेत्र को छोड़कर अपना जो है मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बनाया था? तो आपका सबर जनजाति, और ख़ास करके महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा ये शोषण करता था। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में हम लोग मानभूम के मान वंश के बारे में पढ़ लिए हैं, और मान वंश के बारे में जो 5-6 क्वेश्चन बन सकता था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्लास में अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में रामगढ़ राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और रामगढ़ राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग राजा जो बागदेव सिंह है इसके बारे में पढ़ेंगे। और रामगढ़ राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है रामगढ़ राज्य में टोटल 6 राजधानी होता है, सीसिया, उर्दा, बादम, रामगढ़, इचाक और पदमा। तो पदमा, इचाक, रामगढ़, बादम, उर्दा और सीसिया ये सभी जो है वो रामगढ़ राज्य के अंतर्गत 6 राजधानी इसका होता है। ठीक ना, जिस तरह से हम लोग नागवंशी राजाओं के अंतर्गत देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, शासन व्यवस्था नहीं बोलेंगे, नागवंश छोटानागपुर खास में जो नागवंश चल रहा था इसके समय जो है टोटल 7 राजधानी देखते हैं। उसी तरह रामगढ़ राज्य का भी टोटल 6 राजधानी होता है। इन सभी राजधानियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में 2 के बारे में पढ़ना है। एक आपका मानभूम का मानवंश जो कि आज ही कंप्लीट हो गया है, और दूसरा है रामगढ़ राज्य जो कि हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग जो है वो झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश है इस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्षेत्रीय राजवंश में 4 मेन है, 2 जो है वो अदर हो जाएंगे। तो 4 मेन राजवंश कौन है क्षेत्रीय राजवंश में? पहला है झारखंड का मुंडा राज, छोटानागपुर खास का नागवंश, पलामू का चेरो वंश और रक्सेल वंश, फिर है सिंहभूम का सिंह वंश जिसकी 2 शाखा है, और दोनों शाखाओं में है 13 राजा है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण राजवंशों में हम लोग मानभूम का मान वंश के बारे में पढ़ते हैं, वो भी कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो है आपका राजवंश आता है वो है आपका रामगढ़ राज्य के बारे में, और रामगढ़ राज्य के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। और रामगढ़ राज्य का टोटल 6 राजधानी होता है, इसके बारे में भी हम लोग कल की क्लास में ही पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में रामगढ़ राज्य के संबंध में नए टॉपिक से। हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।